Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Layal Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 7वीं में पाठ 15 कारक पढ़ रहे हैं। कारक, हमारे सामने एक वाक्य है कि राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को लंका में बाणों से मारा। एक वाक्य है हमारे सामने। इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया मतलब जो हम काम करते हैं, जिस शब्द से हमारे काम करने या होने का पता चले वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो इस वाक्य में राम क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। तो मारा क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई। किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। किससे मारा? साधन क्या था मारने का? बाण से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस लिए मारा? सीता की रक्षा के लिए मारा। वो कहाँ पर मारा? लंका में मारा। तो क्रिया करने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ता होता है। तो राम यहाँ पर क्रिया कर रहा है, इसलिए वो क्या है? कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है। रावण पर क्रिया का फल पड़ता है। रावण मर रहा कौन है? रावण। यानी क्रिया का जो रिजल्ट है वो किसके ऊपर आ रहा है? राम। यानी वो तो राम तो मार रहे हैं, लेकिन मरने की क्रिया किस पर हो रही है? रावण पर। तो रावण पर क्रिया का फल पड़ा है, इसलिए वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और किससे मारा? बाण से। तो क्रिया किस साधन से हुई है वो क्या कहलाता है? कारण। किस लिए मारा? किस वजह से मारा? मतलब क्या रीजन था? लक्ष्य क्या था क्रिया में? तो लक्ष्य था संप्रदान, यानी सीता की रक्षा के लिए। इसको बोलते हैं संप्रदान। कहाँ पर मारा? किस जगह पर मारा? तो लंका में मारा। तो जो क्रिया का जो स्थान होता है, जिस जहां पर क्रिया होती है, उसे अधिकरण कहते हैं। एक और वाक्य देखिए, ओ मोहन प्रज्ञा का भाई दिल्ली से आ गया होगा। इसमें आना क्रिया कहाँ से, यानी चलकर निकलकर अलग होकर हुई है? दिल्ली से। क्रिया के प्रस्थान का स्थान का है? आपादान। ओ का सब संबंध सुनने वाले से लिया है, और का संबंध क्रिया से न होकर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा। ये थोड़ा सा हमारे सामने वाक्य के माध्यम से हमें इंट्रोडक्शन दिया गया था कि इसमें हमें क्या बता रहे हैं कारक में। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य में क्रिया और अन्य शब्दों से जो संबंध स्थापित करता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन अब आया है परसर्ग। परसर्ग क्या होता है? किसी कारक के रूप में ढलने पर संज्ञा या सर्वनाम के साथ, यानी जब संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में किसी कारक के साथ प्रयुक्त हो जाता है तो उस संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने, को और से आदि क्या संबंधवाचक शब्द लग जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? परसर्ग कहलाते हैं। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो कृष्ण और बांसुरी का संबंध के बीच में ने आया है। मतलब बांसुरी बजाई, पर किसने बजाई? कृष्ण ने। तो कृष्ण के साथ जो ने आया है वो बांसुरी और कृष्ण का संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परसर्ग, यानी कि विभक्ति। परसर्ग का मतलब विभक्ति या चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। कर्ता का चिन्ह है ने, और साथ में देखिए हमने क्रॉस भी लगाया हुआ है। क्रॉस का मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, और कई बार क्या होता है? कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लो कृष्ण ने बांसुरी बजाई, इसमें कृष्ण के साथ ने शब्द का यूज में हुआ है। अब मैं एक जगह लिख दूं, कृष्ण माखन खाता है या कृष्ण माखन चुराता है। तो कृष्ण ने माखन चुराता है, वाक्य थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो कृष्ण माखन चुराता है, वहां पर कर्ता तो है ही, पर उसके साथ विभक्ति नहीं आई। तो हर जगह कर्ता के साथ विभक्ति नहीं आती है। कई कई ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर कर्ता के साथ विभक्ति नहीं आती है, और कई कई वाक्यों में आती है। इसलिए यहाँ पर ने के साथ में क्रॉस भी लगाया हुआ है। इसी तरह कर्म, कर्म में भी को,
जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें को नहीं आया, है ना। राम श्याम को पत्र लिखता है, अब इसमें श्याम के साथ में को आया, है ना। अब मैं लिखूं राम श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपके को नहीं आया। तो कहीं किसी वाक्य में को का यूज होता है, किसी में नहीं भी होता, इसलिए भी कर्म के साथ में को और नहीं का निशान भी आया है। नेक्स्ट देखिए करण। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से, के साथ या के द्वारा, यानी कोई साधन, जिस साधन से हम क्रिया कर रहे हैं। जैसे रमेश कलम के द्वारा लिखता है, या रमेश कलम से लिखता है, तो उसकी लिखने की जो क्रिया हो रही है वो किस साधन से हो रही है, कलम से, ठीक है। रमा बस द्वारा नाथ द्वारा जाएगी, या बस के द्वारा नाथ द्वारा जाएगी, तो क्या साधन है उसका नाथ द्वारा जाने का, क्रिया तो उसकी जानने की होगी ना, नाथ द्वारा जाने की क्रिया होगी, पर किसके साथ, किस से जाएगी, वो बस से। नेक्स्ट देखिए संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में क्या आएगा, के लिए, यानी राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब राम कहाँ जा रहा है, विद्यालय जाता है, लेकिन वो विद्यालय किस लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए। तो जिस चीज के लिए क्रिया हो रही होती है, यानी जानने की क्रिया, विद्यालय जाने की क्रिया किसके लिए होगी, पढ़ने के लिए। तो जिस चीज के लिए हम क्रिया कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होती है, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट देखिए अपादान। अपादान से पृथकता या अलग, अपादान से, अब देखिए यहाँ पर करण में भी से आया और अपादान में भी से आया। देखिए करण का जो से है वो क्रिया का साधन होता है, यानी जैसे वह चाकू से फल काटता है तो ये उसका साधन हो गया, वह बस द्वारा विद्यालय जाता है तो ये उसका साधन हो गया। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है, किसी जगह को छोड़ने का भाव या किसी चीज से अलग होने का भाव। जैसे राम विद्यालय से घर जाता है, अब वो विद्यालय से घर जा रहा है तो उसने विद्यालय को क्या कर दिया, छोड़ दिया, वो विद्यालय से अलग हो गया, तभी तो वो घर जाएगा। इसी के साथ देखिए रमेश आज दिल्ली से आएगा, दिल्ली से, दिल्ली के साथ में से आया, दिल्ली से आएगा, तो वो दिल्ली को छोड़कर वापिस आएगा ना, तो दिल्ली को छोड़ रहा है, वो अलग हो रहा है दिल्ली से, तो वहां पर आपका अपादान कारक आता है। नेक्स्ट आता है अधिकरण। अधिकरण में आता है में और पर, वो इसमें क्रिया का स्थान, जैसे रमेश घोड़े पर बैठा है, तो रमेश के बैठने की क्रिया किस स्थान पर होती है, घोड़े पर। इसी तरीके से कहती हूँ मैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है, पेड़ पर, तो में और पर, है ना। किसी में भी आ जाता है, जैसे वह बिस्तर पर लेटा है, वह कमरे में सो रहा है ना, वह घर में बैठा है, तो में और पर, ये सब क्या है, अधिकरण विभक्ति। नेक्स्ट देखिए संबंध। संबंध में आएगा कि का, के और की। संबंध में क्या होता है, का, के, की। जैसे राम का भाई श्याम है, तो राम का भाई, राम का भाई कौन है, श्याम है, तो उसमें क्या है, का से संबंध प्रकट हो रहा है, उसका, उसके, उसकी। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जो संज्ञा शब्द होता है उसमें विभक्ति चिन्ह जैसे बाद में लगता है, जैसे कृष्ण ने, राम ने, श्याम को, है ना। लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसके साथ विभक्ति साथ में लगती है, जैसे उससे क्या बना, उसने, उसको, तो ने और को साथ में लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संबोधन। संबोधन में क्या होता है कि जहां पर हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो उस अर्थ में आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक के लिए क्या होता है कि ये हमेशा किसी वाक्य में स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, वाक्य के शुरुआत में ही संबोधन कारक लगाए जाते हैं, जबकि बाकी जो कारक चिन्ह होते हैं वो या तो वाक्य के बीच में लगाए जाते हैं और या फिर वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ संबोधन कारक ही एक ऐसा कारक है जो वाक्य के शुरू में लगाया जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। कर्ता कारक, क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला यानी काम करने वाला, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, वो क्या कहलाता है, कारक, कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भगत सिंह ने बलिदान दिया,
यहाँ भगत सिंह बलिदान देने वाला है, अतः कर्ता कारक है। कर्ता कारक कौन है? भगत सिंह। और उसके साथ प्रसर्ग क्या है? ने, यानी उसके साथ विभक्ति क्या है? ने। कर्ता कारक का मूल प्रसर्ग ने है, किंतु कर्ता बिना प्रसर्ग के भी प्रयुक्त होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि कई बार क्या होता है, प्रसर्ग लगता है कर्ता में, ने आता है, कई बार ने नहीं भी आता। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें तो नहीं आया है। राम आम खाता है, इसमें नहीं आया, ने नहीं आया। राम ने आम खाता है, ये वाक्य गलत हो गया ना, राम आम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ने नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, कुछ वाक्यों में कर्ता के साथ द्वारा भी लगता है, से भी लगता है, और को भी। जैसे गुंडों द्वारा पिटाई कराई गई, बच्चों से लड्डू खाए गए, अभिषेक को जल्दी जाना है। तो यहाँ पर कर्ता के साथ, अब वैसे तो आप कहोगे कि मैडम द्वारा शब्द है वो तो इसमें आता है करण के द्वारा, लेकिन वो वाक्य के बीचों बीच आएगा जहां पर किस चीज के लिए आता है? करण कारक, साधन के लिए। यहाँ पर हमारा साधन नहीं है, यहाँ पर कर्ता के साथ आ रहा है द्वारा, और यहाँ पर भी बच्चों से, तो यहाँ पर लड्डू या खाए या इनके आसपास से नहीं आया, किसके साथ आया है? कर्ता कारक के साथ से आया है। अभिषेक को जल्दी जाना है, तो यहाँ पर भी अभिषेक के लिए को शब्द यूज में हुआ है, यानी कर्ता के साथ में द्वारा, से और को शब्द भी आते हैं। तो कई बार वाक्यों में कर्ता के साथ साथ द्वारा, से और को भी लगता है। नेक्स्ट देखिए, कर्म कारक। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। देखिए, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। और इसका चिन्ह क्या है? को। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कई कई कारक चिन्ह ऐसे होते हैं जिसमें को लगता है, मतलब वाक्य है, और कई वाक्यों में को नहीं लगता। तो देखते हैं, मैं बेटे को पढ़ाता हूँ, यहाँ बेटे को क्या है? कर्म कारक है, कि वो किसको पढ़ाने की क्रिया किस पर कर रहा है? बेटे पर, तो बेटे को क्या है? कर्म कारक। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रम अप्राणीवाचक हो तो प्रसर्ग को नहीं लगता। यदि कर्म अप्राणीवाचक, यानी ऐसा कर्म जो प्राणीवाचक ना हो, प्राणी का मतलब नॉन लिविंग थिंग, मतलब अप्राणी का मतलब नॉन लिविंग थिंग। तो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग कर्म होता है तो उसमें अपने को नहीं लगाना। ये देखिए, विराट ने शतक बनाया, अब विराट ने क्या बनाया? शतक। तो शतक क्या है? यहाँ पर कर्म है, लेकिन शतक कोई बच्चा थोड़ी ना है, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग, यानी हैट्रिक बनाई है तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ साथ में को नहीं बनेगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए, किसी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं, जैसे उसने मोहन को मिठाई दी, दो कर्म आ गए, एक तो मोहन को और एक क्या दी? मिठाई दी। तो मिठाई और मोहन ये दोनों क्या है? कर्म है, लेकिन प्रसर्ग कहाँ लगेगा वो देखिए। दो कर्म आने पर प्राणीवाचक कर्म पहले आता है, प्राणीवाचक यानी लिविंग थिंग। तो मोहन और मिठाई में लिविंग थिंग कौन होगा? मोहन। तो मोहन है अपने प्राणीवाचक शब्द है, इसलिए प्राणीवाचक कर्म हमेशा पहले लगेगा और उसके साथ प्रसर्ग भी लगता है। तो उस प्राणीवाचक शब्द के साथ क्या प्रसर्ग लगेगा? को। दूसरा कर्म बाद में लगेगा, दूसरा कर्म है वो कहाँ लगेगा? प्राणीवाचक के बाद में लगेगा, और उसके साथ में प्रसर्ग नहीं लगता, उसके साथ में हमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। बच्चों, आज की कक्षा में हम कर्ता और कर्म दो विभक्ति चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट विभक्ति चिन्ह हम अपनी नेक्स्ट मतलब अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और साथ में इसकी बुक एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।